सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला, कौम को भी अब पता चल रहा है कि एक हुक्मरान ख़ानदान हुआ करता था और जब मरियम नवाज साहिबा भी कहा करती थी कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, तो वो हुक्मरान ख़ानदान अमीर से अमीर तर होता चला गया। अब एक और शुगर मिल का मामला है, चौधरी शुगर मिल का मामला, उस पर हम बात करेंगे। मरियम साहिबा तो कहा करती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। अब पता चल रहा है कि जनाब करोड़ों के शेयर्स, तो सिर्फ करोड़ों शेयर्स, करोड़ों रुपए के शेयर्स नहीं, करोड़ों शेयर्स सिर्फ एक शुगर मिल में है। ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सेनेट की सूरत हाल की, जहां पर इमरान खान साहब अब भी पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? तो दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक आखिरी धमकी भी दी है कि खुद ही इस्तीफा दे दे। असद खरल साहब, ये बिलावल साहब क्यों कह रहे हैं, जब अब उन्होंने फैसला ही कर लिया है कि उन्होंने हटाना है उसी शख्स को जिसको उन्होंने लगवाया था, उसको वोट दिए थे, अब उसी के खिलाफ हो गए। खैर, सियासत में सब कुछ होता है, कभी वो मोदी का यार और गद्दार और जिनको कहा करते थे आज उनसे बेहतर उनको कोई नजर ही नहीं आ रहा, आज उनके पीछे पीछे चलने के वो तैयार हैं। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा कल जब ये वोटिंग होगी? उससे एक तो कहा जा रहा है कि बड़ी सुप्पी होगी, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से किसी को हटाया जाए। और अगर हटा भी दिया जाता है तो इस पर हम जिस तरह बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो उससे होगा क्या? देखें, होगा तो अद्दी अक्सरियत तो वही रहेगी सेनेट के अंदर। पहले जिस तरह अपोजिशन पार्टियों की सेनेट के अंदर अक्सरियत है, जिस तरह रिपोर्ट में भी दिखाया कि 104 का जो ईवान है उसके अंदर 53 अगर वोट किसी की पार्टी के पास हों तो वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब कर सकती है। अब अपोजिशन जमातें जो हैं अब तक जो उनके पास 66 वोट हैं, हुकूमती पार्टी के साथ है 38 वोट उनके और उनके अलाइज के जी। अब 15 वोट जो है उनका फ़र्क है। सही। सेनेटर फैसल जवेद साहब ये कह चुके हैं कि 12 के करीब जो वोट हैं वो शायद हमें मिल जाए। अगर 12 वोट मिला भी दिए जाएं तो फिर भी 3 वोट जो है कम होते हैं। खुफिया रायशुमारी के अंदर यकीनन ये एक उसमें जो अपोजिशन के लोग हैं, हुकूमत उनको इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ माइल कर सकती है क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होंगे। लेकिन जो दावे सामने आ रहे हैं उससे तो अपोजिशन हमें स्ट्रांग लग रही है। जो बिलावल भुट्टो साहब ने साहब थोड़ा सा मैं आपको ठीक कर दूं, 66 वोट जो है ना वो अपोजिशन के पास 66 वोट हैं, लेकिन उनमें से एक वोट आपके दोस्त इसाकदार का भी है जो पाकिस्तान नहीं आ सकता। अच्छा, वो है एक सेनेटर साहब, एक सेनेटर साहब हज पे भी गए हुए हैं, 2 हो गए। तो जब फैसल साहब ने 12 का फिगर सोच समझ के दिया है, अब जब 2 कम कर देंगे तो आप पीछे तो और फिर तीसरा कामरान माइकल जो है वो भी जेल में है, तो उसका भी प्रोडक्शन ऑर्डर अगर जारी नहीं होता तो देन वो भी माइनस हो जाएगा। तो फिर 12 निकाल दे तो सर 51 हो जाते हैं ना, 51 हो जाते हैं। तो 51 आप की बात भी ठीक है कि जो फिजिकली जो प्रेजेंट होंगे लोग उन्हीं के अंदर से 51 वोट भी अगर होंगे, 12 वोट अगर मिला लिए जाए तो अगर वो 3 वोट कास्ट नहीं होते तो फिर तो 12 से हार गए। 12 अगर इनके पास है तो फिर तो वो ये कामयाब हो गई पीटीआई। तो अब मामला ये है कि ये जो सिंबॉलिकली तो इसका एक फैक्ट पड़ेगा और अपोजिशन ये समझेगी कि बहुत बड़ी उसकी जीत है, लेकिन जो अद्दी अक्सरियत है उसका इस पे इम्पैक्ट नहीं है। माजी में हमने देखा कि अगर कोई भी पीपल्स पार्टी या नून लीग की हुकूमत होती तो जोड़ तोड़ हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बहुत बड़े जो अब तक इनको अगवा किया होता, गुछांगा मांगा में ले जाया जाता, मरी में ले जाया जाता, बाहर ले जाया जाता। लेकिन मौजूदा हुकूमत में हमने ये देखा है कि उस तरह की कोई जो एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र नहीं हमें आई। जिस तरह माजी में होता रहा, उसमें ब्राइब भी किया जाता रहा है, खरीदने की भी, खरीदो फरोख्त का एक बाजार भी सजता रहा है। उनको बड़े बड़े ओहदों की ऑफ़र भी की जाती रही है, उनको डेवलपमेंट के नाम पे, फंड के नाम पे बड़ी बड़ी ब्राइब भी दी जाती रही है, उनको वजारतें भी ऑफ़र की जाती रही हैं। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है शायद इस तरह की जो चीज़ें अभी तक कुछ सामने तो नहीं आई कि जिस तरीके से उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए जो अपोजिशन के लोगों को अपनी तरफ, हाँ, अपोजिशन के अंदर लोगों में ये ज़रूर एक एहसास महरूमी भी है कि माजी में या मौजूदा जो PMLN या पीपल्स पार्टी ने चंद लोगों के सिवा बाकी लोग जो हैं उनको उस तरीके से, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस तरीके से शायद उनके साथ जो वादे वईद किए गए हैं
उस तरह पूरा नहीं किया गया। अब वो चीज़ है जिसको एक्सप्लॉइट करके जो फैसल जवेद साहब ने कहा है कि 12 लोग उनके अगर हमारी तरफ आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कंपटीशन होगा। बिल्कुल और सही। डिप्टी चेयरमैन खासतौर पर सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हैं, जो हुकूमत ने उनकी अदम एतमाद उनके खिलाफ किया हुआ है, उनकी सीट भी खतरे में पड़ सकती है। अब ये जो सिचुएशन है बड़ी क्रिटिकल है, इसमें कोई बड़ा मार्जिन से हमें नजर नहीं आ रहा कि जीत इससे आगे एक और स्टेज होनी है कि अगर ये कौमी असेंबली के स्पीकर की तरफ मामला बढ़ेगा ना कामयाब हो भी जाती है, सिंजरानी साहब को हटाने में अपोजिशन कामयाब हो गई, तो भी एक मसला है कि आगे कौन होगा, उस पर बाद में आएंगे। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जिस तरह आप पहले दिन से कहते रहे हैं, असद खरल साहब भी, कि इतना आसान नहीं होगा जितना अपोजिशन कह रही है कि नंबर्स हमारे पास 66 हैं और जिस तरह आपने बताया वो उससे तो कुछ कम है, लेकिन बहरहाल वो ये देखते रहे कि ये तो ऐसे चुटकी बजाएंगे और वो काम हो गया, इतना आसान नहीं होगा। उसामा साहब, बड़ी टफ मुकाबला है। देखें, तोड़फोड़ पार्टी के अंदर भी है, तोड़फोड़ PMLN के अंदर भी है। अगर मरियम और बिलावल ये चाहते थे कि असल में तो ये मरियम थी कि इनको गिराया जाए, उसके बाद बिलावल साहब ने उसको लिया, उसके बाद फजल रहमान साहब भी उसमें शामिल हो गए, तो शहबाज शरीफ साहब पहले दिन से इसके मुखालिफ हैं। तो PMLN के अंदर फजल रहमान साहब भी शहबाज शरीफ साहब से मिलते रहे, और लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से वो चाह रहे थे जी। तो 2 PMLN के जो सेनेटर्स हैं, आप 2 बंदों को तो गिन रहे हैं कि जो हैं ही नहीं हैं, कामरान माइकल हैं या फिर डार साहब हैं। 2 सेनेटर ऐसे भी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के दोहराने में भी गए, और उसके बाद 2 सेनेटर ऐसे हैं जिनके बारे में ये है कि वो नाराज़ हैं, जिनमें से एक बलूचिस्तान से हैं PMLN के, और एक साबिर शाह साहब पेशावर से हैं कि वो खुश नहीं है नॉमिनेशन पर, इस जो नॉमिनेट जिसको किया गया उस पर खुश नहीं है। अच्छा। तो इस तरह की डिवीजन तो पार्टीज के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद 14 वोट चाहिए संजानी साहब को कि वो अगर ले गए तो वो बच सकते हैं, लेकिन 100 में से 14 का फिगर बहुत बड़ा फिगर है। तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला सख्त होगा, अपोजिशन का वोट बैंक कम होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि संजानी साहब का जाना ठहर गया। अच्छा, तो असद खरल साहब, उसके बाद क्या हो जाएगा? बहुत एक अपोजिशन कहेगी कि जी हमने फर्ज करें संजानी साहब को हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो कहेंगे हमने मार लिया। वो तो ऐसे पेश करेंगे जैसे हमने अब हुकूमत अब गिरा लेंगे, जिस तरह फजल रहमान साहब अल्टीमेटम दे चुके हैं अल्टीमेटम। तो क्या उसके बाद ऐसा कुछ हो सकेगा कि ये एक मोमेंटम उनका बन जाएगा और कहेंगे जनाब देखें हमने सेनेट का चेयरमैन ही हटा दिया? देखिए, सेनेट में पहले दिन से उनके पास एक अक्सरियत है, और यही वजह है कि जो मौजूदा हुकूमत को सबसे बड़ी जो परेशानी सामने आ रही है वो यही है कि कौमी असम्बली में तो चले एक उनकी पास कोलिशन पार्टनर को मिला के एक सादा अक्सरियत बन जाती है, बहुत कुछ ज़्यादा मेजोरिटी फिर भी नहीं बनती, लेकिन आगे जाके सेनेट के अंदर उनके पास जो अक्सरियत नहीं है, यही वजह है कि लेजिस्लेशन के हवाले से बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। सिम्बॉलिक इनकी वैल्यू तो इस चीज़ की ज़रूर है, लेकिन जारी बात है अपोजिशन तो इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दे देगी, और वो आगे मामला जो है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ वो लेके जाएंगे, और इस तरह की चीज़ें जो है सामने आएंगी। जी। अब हासिल बजीजो साहब जो हैं, जो उनको यानी कैंडिडेट बनाया गया, और जिस तरह उन्होंने दावा कर दिया है कि जिसने मुझे अनाउंस किया था उस दिन ही मैं तो, अब उनका तलक भी बलूचिस्तान से है, लेकिन देखना यह है कि हासिल बजीजो साहब का जो है उनके क्रेडिशनल्स क्या हैं, उनका बयानिया क्या है। आप उनकी जो सेनेट के अंदर जो स्पीचेस आप निकाल के सुने तो आपको पता चलता है कि उनका मेन एजेंडा यही है कि पाकिस्तान की जो सालमियत, पाकिस्तान के सलामती के इदारे और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी और उसके इदारों के ऊपर दशनाम तराजी करना, ये उनका तुराम इम्तियाज़ है। और यही वजह है कि मरियम साहिबा इस मरतबा जो यौम स्याह को भी जो मना रही थी वो क्वेटा गई और उन्होंने सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया, और आसिफ बजीजो साहब को लाया भी इसलिए गया, कैंडिडेट भी इसलिए बनाया गया क्योंकि उनका ख़ास एक मखसूस जो यानी एक बयानिया है जो कि मरियम साहबा के बयानिए से बड़ा मिलता जुलता है। सही। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी और हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी होती या PTI होती, तो उनके लिए तो ये इलेक्शन जीतना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि उन्होंने सरकारी खजाना भी झोंकना था, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस इदारों को भी इस्तेमाल करना तो आज से पहले कभी ये नहीं उन्होंने जोड़ तोड़ भी करनी थी, उन्होंने वजारतें भी देनी थी, उठाने भी थे, मुकदमे भी बनाने थे, बहुत कुछ करना था।
लेकिन आप देख लें कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर किसी सेनेटर के ऊपर कोई नैब का केस बना हो, कोई FIA का केस बना हो, किसी से कोई पुलिस जो है उसके जरिए कोई मुकदमा बनाया गया हो, कोई टार्चर कराया गया हो, किसी को गायब कराया गया हो, तो अब ये देखना एक फेयर कंपटीशन है। अब जमीर की आवाज है, देखते हैं क्या होता है। पार्टियां जो है किस तरह। बाबर लोगर साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या हो जाएगा? संजय रानी साहब को हटा दिया जाता है, फिर आसिफ नज़ीर को आपको ले आते हैं, तो क्या आप कर लेंगे? वहां से बड़ा पैगाम दे देंगे इदारों के खिलाफ? क्या आप कर सकेंगे? इंटरनेशनल कोई एजेंडा है, क्या कर लेंगे आप? पहले भी आपकी हुकूमत की नहीं चलने दे रहे सेनेट में, तो तब भी कोई फर्क क्या पड़ेगा? उसामा साहब, आइन और कानून में जो चेयरमैन सेनेट है, अगर उसकी पोजीशन देखी जाए तो शायद प्रेसिडेंट के बाद वो नंबर 2 है, अगर उसकी पोजीशन देखी जाए। लेकिन उसके जिस तरह से प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इसी तरह चेयरमैन सेनेट जो है उनकी भी सिर्फ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, जिस तरह से प्रेसिडेंट की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। अदरवाइज अगर अपोजिशन के पास वोट बैंक ज़्यादा है तो गवर्नमेंट सेनेट से अपना कोई बिल पास नहीं करवा सकती, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी कोई अमेंडमेंट है वो पास नहीं करवा सकती। तो वो चाहे संजय रानी साहब हों, चाहे कोई और हो, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि अगर अपोजिशन का बंदा चेयरमैन सेनेट आ जाता है तो उनका एक वोट कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो चेयरमैन तो वोट कास्ट नहीं करता, वो तो कास्टिंग वोट उस सूरत में करता है जब वोट बराबर हो जाए, अदरवाइज तो वो उसका वोट काउंट ही नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ा, अब यहाँ एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। अब इन्होंने जानबूझ के मरियम साहिबा ने, फजलुर रहमान साहिब ने एक ऐसे बंदे का इंतखाब किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बजिंजो साहब के हक में नहीं थे। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, सही। ये मरियम ने नवाज शरीफ से, मरियम साहिबा ने और फजलुर रहमान साहिबा ने नवाज शरीफ से इनकी अप्रूवल करवाई है। अच्छा। इनको ठुंसा गया है ऊपर से, और एक ऐसा बंदा जिसका बयानिया एंटी पाकिस्तान है, जिसका बयानिया अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसका बयानिया जुडिशरी के खिलाफ है, अगर वो चेयरमैन सेनेट बनता है तो आप देखिए कि अदारों में क्लैश वाली सूरत हाल तो पैदा होगी। फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि चेयरमैन सेनेट जब तकरीर किया करेगा तो फिर पैमरा हरकत में आएगा, और जिस तरह से मरियम साहिबा जो है उन पर पाबंदी लग गई, जिस तरह से अल्ताफ हुसैन साहब पे पाबंदी लगी कि जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, जो अदारों के खिलाफ बात करेगा, तो अल्टीमेटली उस पर पाबंदी लगेगी। तो फिर मुझे एक बात बताएं कि चेयरमैन सेनेट के लिए कितनी सुबकी है, कितनी ये रसवाई की बात होगी कि एक ऐसा बंदा वहां पर बैठा दिया गया जो वहां बैठकर एक जिम्मेदार सीट पे बैठकर अगर अदारों के खिलाफ हरजारसाई करेगा और उसकी तकरीर पे बैन लगेगा, तो मुझे एक बात बताएं कि क्या हम मैसेज देंगे दुनिया को और क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान के अवाम को? तो ये जो है मेरा ख्याल है कि बड़ा गलत डिसीजन था। अच्छा। और इससे अल्टीमेटली क्लैश बढ़ेगा, सही, और खराब होगी। लेकिन अल्टीमेटली आप देखें कि 6 साल एक के बाद दोबारा अगर इलेक्शन होते हैं सेनेट में जो होने हैं, तो फिर ये उड़ जाएंगे। बिल्कुल सही है, तकरीबन 1.5 साल का वक्त है, तो 6 माह पहले शुरू हो जाएगी। सिर्फ इतना है कि ये सेनेट के प्लेटफॉर्म को तकारीर के लिए यूज कर सकते हैं अदारों के खिलाफ, सही। इससे आगे ये कुछ नहीं कर सकते, इनकी कोई पावर नहीं है आईनी। सिर्फ अगर ये गंद डालना चाहेंगे तो मैक्सिमम सिर्फ यही गंद डाल सकते हैं, इससे कीचड़ उछालना मकसद होगा और वो शायद उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन देखते हैं अब कल क्या होता है। असद खरल साहब, एक काम ये हुआ कि पहले जनाब तंदूरों पर जिस तरह आपको पता है गैस महंगी हुई तो वो कीमतें बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, तो रोटी की कीमत भी बढ़ गई। अब दोबारा से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस दिया था, अब इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि जनाब वापस उसी कीमत पर लेकर आएँ, और उसके लिए सब्सिडी का कहा गया कि दी जाए, लेकिन मखसूस तंदूरों को मतलब होटल्स और दीगर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। आप समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम है और उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कम अज़ कम ये तो बात गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली इस हद तक कि वाकई रोटी और नान की कीमत ज़्यादा हुई थी। पहले तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और इसलिए उनको ये कहना पड़ा है कि 23 जून 2019 वाली जो कीमतें हैं वो बहाल की जाए और उस कीमत पर उनको वापस लाया जाए। और इस हवाले से जो आपने बात की है कि छोटे जो तंदूर हैं उनको सब्सिडी की दी जा रही है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होगा? सारे तंदूरों को मिलेगी सब्सिडी, नहीं मिलेगी, किन को मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, उसके अंदर फुर्दबुर्द क्या होगी,
तो अल्टीमेटली मेरा नहीं ख्याल कि ये अक्रॉस द बोर्ड या पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकेगा। देखिए, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी क्या है, एक इजलास की सदारत की है मशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने। उन्होंने अनाउंसमेंट तो ज़रूर कर दी है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि फौरी तौर पर ये नाफिजुल अमल हो जाएगा? क्या फौरी तौर पर रोटी और नान की कीमत कम हो जाएगी? लेकिन तंदूर वाला आप मोहल्ले में, किसी इलाके में, किसी टाउन में तो जाएंगे, तो जब उसको ये कहेंगे कि ऐलान कर दिया, उसने कहना भाई मुझे तो सब्सिडी मिलेगी, तो मैं तो जब महंगा आटा खरीदूंगा, बिल का जो गैस का बिल है वो ज़्यादा दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा गैस के जो रेट्स हैं वो कम किए जाएंगे। देखिए, रोटी की कीमत में इजाफा कैसे हुआ? जब आपने स्लैब ज़्यादा कर दी, जब आपने गैस के बिलों में इजाफा कर दिया, तो उस वजह से जारी बात है रोटी जो है वो गैस पे पकेगी ना। अब लकड़ियाँ तो इतनी महंगी हैं कि वो तो अफोर्डेबल ही नहीं है, तो गैस पे तंदूर चलते हैं। जब गैस आप महंगी करेंगे तो ऑटोमेटिकली रोटी की कीमत महंगी होगी, जब गैस की कीमत कम करेंगे तो रोटी की कीमत कम होगी। अभी सब्सिडी का ऐलान किया गया, क्या SNGPL SDGC जो है उनको वो पैसे उतने दे दिए गए हैं? क्या वो बिल जो है फौरी तौर पर वो रिड्यूस कर दिए गए हैं? ये तो एक महीने बाद वो तो बिलिंग में है ना जी, वो तो अब देखना ये है कि ये इन्फोर्समेंट इसकी किस हद तक ये बात आपकी जरूर है कि अमली तौर पर ये करवाना, ये हुकूमत अब तक है या ये बयानात की हद तक महदूद अब तक हमने देखा इसमें कमजोरी है हुकूमत की, क्योंकि ये तो मीटर जब लगता है उसी में बताया जाता है कि तो उनके लिए कमर्शियल ये, और उस इलाके को देखते हुए ज़ाहिर कोई रेस्टोरेंट होटल नहीं है अगर, तो वहां पर फिर सब्सिडी दी जानी चाहिए, और दी जाएगी तो उम्मीद है कि फिर लोग भी ताउन करेंगे। बाबर डोगर साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? उसामा साहब, इस तरह सब्सिडी से मसाइल हल नहीं होते। जो जिस तरह से खल साहब कह रहे हैं कि कौन सी कमेटी बनेगी, किस तरह से ये सारा कुछ करेंगे, इन्होंने कहा है कि जी जो SNGPL है उसको ये उसको सब्सिडी उसको दे देंगे, और वो जितने भी तंदूर वाले होटल्स हैं उनकी जो कीमतें जो पुरानी के बिल उसी तरह आएगा जो पहले आ रहा के हवाले से चले जाएंगे जी। तो ये जो आटे की कीमतें बढ़ी हैं, ये जो मैदे की कीमतें बढ़ी हैं, इसका क्या किया जाएगा? वो तो थैले पर 20 रुपए 40 रुपए अगर बढ़े हैं तो वो हर रोटी पर क्या 8 आने 50 पैसे उस पर फर्क आना चाहिए, या ये कोई 4-4 5 रुपए बढ़ जानी चाहिए कीमत? इतना तो फर्क नहीं है ना। अगर आप एक थैला जो है 10 किलो का 20 किलो का, उस पर अगर 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए फर्क पड़ रहा है, तो आप देख लें कि कितना 100 ग्राम की रोटी 15 रुपए का नान है सर, क्या करेंगे? वो 2 रुपए कम कर लेंगे, 3 रुपए कम कर लेंगे। ये नहीं कि अल्टीमेटली अगर आटा महंगा होता है, अगर मैदा महंगा होता है, अगर दूसरी अशिया महंगी होती हैं, अगर बिजली और ये सारा बिजली भी अल्टीमेटली वो भी महंगी, तो अल्टीमेटली कीमतें अगर ये कहेंगे वापस उसी जगह पर आ जाएंगी तो वो तो नहीं आएंगी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। और मेरा ज़ाती ख्याल था कि गवर्नमेंट जो है इसको और मैयत लेनी चाहिए थी। अब खाली एक रोटी से मसला हल नहीं होता। आप एक स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पर एक झाड़ू से लेके, डबल रोटी से लेके, अंडों से लेके, इवन जैम से लेके हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। उसामा साहब, एक स्टोर में अगर 50 आइटम्स है तो 50 आइटम्स की जो कीमत है कम अज़ कम 12 से 20% बढ़ गई है। तो आप कहाँ पर सब्सिडी देंगे? साहब ने एक और खुशखबरी सुना दी, उन्होंने कहा जी अभी और कीमतें बढ़ेंगी। और ईद के बाद तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। एक तरफ आप गैस पे सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, तो ऐलान तकरीबन हो गया। तो सर फिर तो चीजें वहीं पर आ गई। तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इस तरह से कहाँ पर सब्सिडी देंगे। असल जो चीज़ करने वाली है, मैनेजमेंट बेहतर करें, गवर्नेंस बेहतर करें। यकीन जाने उसामा साहब जी, आप ये हम पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा, गवर्नमेंट नाम की चीज़ कोई नहीं है यहाँ पर। आप सेक्रेटरीट चले जाए, ब्यूरोक्रेसी कोई काम नहीं कर रही, हर इशू पे कमेटी बन जाती है, कोई रिलीफ मिलने का नाम ही कोई नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेसी जो है वो आज भी इस गवर्नमेंट के साथ लॉयल नहीं है। पहिया जाम हो गया हुआ है, डिलीवरी को इंतहाई स्लो कर दिया हुआ है। जो मिनिमम लेवल है ना डिलीवरी का, वहां पे ब्यूरोक्रेसी ले गई है। कोई अफसर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। करप्शन के रेट डबल हो चुके हैं। आप जिस जगह पर चले जाए, मगर आप थाने चले जाएं, कचहरी चले जाएं, आपका एक्साइज से वास्ता पड़ जाए, किसी डिपार्टमेंट से वास्ता पड़ जाए, आपको वहां पर करप्शन के डबल रेट हैं। एक तरफ खैर साहब इस पे आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं
एक तरफ नैब सुपर एक्टिव है, बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे, 2 प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी पकड़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो करप्शन का रेट है वो डबल हो गया है। मतलब मुझे अगर जब होता ये कि जब ऊपर लोग पकड़े जाते हैं तो नीचे वाले लोग डर जाते हैं, वो डर के कह रहे हैं, यहाँ पर डरने वाला एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर रेट डबल हो गया। डर के ये वो सुनाते ही है कि जनाब अब खतरा है, लिहाजा अब रेट डबल हो गया। खरल साहब बिल्कुल, क्योंकि गवर्नेंस नाम की चीज है नहीं पंजाब में, खास तौर पर अगर देखा जाए तो उस वजह से सिंध में करप्शन नहीं है। आप पंजाब देखिए सिंध में तो बहुत ज्यादा है ना, सिंध में तो बात हम पीटीए की हुकूमत की कर रहे हैं, जो तब्दीली सरकार की हम बात कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की करप्शन के जो दास्तान है वो तो हम रोज बयान करते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि अगर पंजाब एक ही है तो फिर तब्दीली का फायदा क्या है? कौन सी तब्दीली? आपके पास सिटीजन पोर्टल है, आप उसका इस्तेमाल करें, आप शिकायत करें। सिटीजन पोर्टल के हवाले से हमारे इलाके में ही सरदार उन्होंने सिटीजन पोर्टल के हवाले से एक जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके हवाले से 12 लिखा है, अक्टूबर 18 से लिखा है, लेकिन उसका बहरहाल मुझे तो ये पता चला कि सिटीजन पोर्टल पर अगर आप शिकायत करें, कोई भी मसला है तो उस पर रिस्पांस काफी अच्छा है। अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा को अब चौधरी शुगर मिल्स केस का भी सामना है और इसमें भी होश रुबा इंकशाफात हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। पाकिस्तानी सियासत में जो जुमले बड़े मशहूर हुए उनमें एक जुमला मरीम नवाज साहिबा का भी है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राज खुलते रहे और जायदाद क्या, जायदादों का पता चलता रहा। लंदन और पता नहीं किस किस बर आज़म में, किस किस मुल्क में उनकी जायदादों का पता चला। अब पता चला कि दुबई से भी, कई मुल्कों से भी उनके अकाउंट्स में पैसे आते रहे हैं, करोड़ों डॉलर आते रहे हैं। चौधरी शुगर मिल की सबसे बड़ी मालिक वो हैं। कि अजीब किस्सा है, अजीब कहानी है। असद खरल साहब, ये क्या होता रहा है? मरीम साहिबा को पता ही नहीं चला कि उनके पास इतनी दौलत थी हमेशा से, और इतनी दौलत वो मुख्तलिफ ममालिक से लोग भेज रहे थे, बड़े बड़े अमीर लोग, कोई उनको 20 लाख के शेयर भेज रहा है, कोई करोड़ शेयर मुंतकिल कर रहा है। ये क्या होता रहा है? हर चीज़ का मरीम साहबा को पता है, सिवाय इस जो पैसों की रेल पेल है, जो पैसे उनको आते रहे, इसका नहीं उनको पता। बाकी हर चीज़ का पता। और इसका नैब में जब जवाब उन्होंने पूछा कि ये करोड़ों शेयर्स आपको मुंतकिल गैर मुल्की जो हैं वो कर रहे थे, जिसमें अब दुबई के लोग हैं, सऊदी अरब के लोग हैं, बरतानिया के लोग हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको 94 लाख शेयर मुंतकिल किए हैं जो सईद सैफुल जबर बिन सऊदी उन्होंने किए। फिर शेख ज़काउद्दीन ने 20,1700 शेयर आपको मुंतकिल किए। फिर हानी अहमद जमजून जो है उन्होंने कुछ शेयर आपको मुंतकिल किए। और इस तरह गैर मुल्की जो शेयर लोग हैं उन्होंने आपको यानी 1,24,14,155 शेयर की आप मालिक हैं। अब ये पता नहीं कितने करोड़ों के रुपए के होंगे। चौधरी शुगर मिल जो है ना उसकी 4 करोड़ 80 लाख डॉलर से जायद उसकी वर्थ है। अच्छा, फिर इसके शेयर होल्डर जिस तरह मरियम साहिबा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, और मरहूम जो अब्बास शरीफ उनके बेटे जो हैं अब्दुल अजीज़ हैं और यूसुफ अब्बास हैं। अब मरियम साहिबा जो हैं 1991-92 में अरबपति दादा की जो पोती हैं उनकी 15 लाख की जायदाद। 2011 से 2017 तक जो मरियम साहिबा की लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। 2011 से 17 तक जी जाती उमरा के अतराफ में 1500 कनाल जमीन उन्होंने खरीदी। 1500 कनाल, और उसकी वैल्यू उन्होंने बताई 1 अरब रुपए, जबकि उसकी वैल्यू ऑफ मार्केट 3 अरब से ज्यादा है। अब उनके पास पहली बात तो यह है 1 करोड़ 24 लाख शेयर जो है, करोड़ों अरबों के शेयर, ज्यादा बात है मालियत अगर उसको देखी जाए, उनको खरीदने के लिए या गैर मुल्की क्यों नवासियात की बारिश कर रहे थे, कौन सा वो कारोबार कर रही थी, वो क्यों पैसे वो शेयर दे रहे थे, कोई पैसे दे रहे क्या इन्होंने कोई पैसे दिए, जी। उसका कोई सबूत नहीं है। फिर जो जमीनें खरीदी गई, जो 3 अरब की जमीनें खरीदी गई, उसके लिए पैसा कहां से आया? और चौधरी नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने हसन और हुसैन ने तोहफे भेजे उनको। उन तोहफों की तकरीबन मालियत थी 88 करोड़। वो तोहफे नवाज शरीफ साहब ने आगे मरियम को मुंतकिल किए। मरियम साहिबा जो है नाम उनके जमीन होती है और वो कहती मैंने अपने वालिद को जो ली हुई थी रकम उधार वो वापस कर दी।
मतलब उन्होंने कहां से 1 अरब रुपया वापस किया, फिर 3 अरब की जमीन किधर से ले ली, फिर इतने ज्यादा शेयर उनके पास किस तरह आ गए, फिर BMW एक उन्होंने कहा जी सऊदी अरब से मुझे मिली है, फिर उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने कहा नहीं ये UAE से मुझे मिली थी, उसकी कीमत 35 लाख बताई, बिक रही है वो तकरीबन 1 करोड़ की। यानी सस्ती चीज जो है महंगी बिक रही है कि ये कैसा गोरख धंधा है। ये वो सारी चीजें हैं। फिर हसन जो उनको भेजा गया तकरीबन ये 9 करोड़ गालबन कितना ये भेजा गया था उनको लंदन में। जी। तो वहां से SCCP ने स्टार्ट की ये इंक्वायरी, जो जफर एजाजी और उनके ऊपर एक केस भी बना, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया। जी। और ये हैरानकुन बात यह है कि 2018 जनवरी में जब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी थे, जब इनके अपने लगाए हुए गवर्नर जो कार खास तारक बाजवा थे, उस वक्त एक ट्रांजैक्शन जो चौधरी शुगर मिल के वाले से रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद अक्टूबर 2018 में इसके ऊपर बकायदा तहकीकात का आगाज हुआ और ये वो सारे मामलात हैं। अब जिस तरह 20 मिलियन का कर्जा लिया गया, चैंड्रन जर्सी जो है वो भी जिस तरह इनकी मुख्तलिफ नीलसन नेस्कोल जो कंपनीज थी ऑफशोर, वो चैंड्रन जर्सी जो जराए ये किताब बताते हैं नैब के कि बेसिकली वो भी शरीफ फैमिली की, वरना वो चैंड्रन जर्सी चौधरी शुगर मिल को क्यों कर्जा देगी। तो लिहाजा ये सारा जो गोरख धंधा बनाया था, कैपिटल FZD, फिर अलराजी बैंक के जरिए, हबीब बैंक के जरिए पैसे, हिल मेटल स्टेट, ये फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, ये सारा जो मामला था ये बेसिकली काला पैसा था और उसमें से लेयरिंग की गई थी। अच्छा बाबर साहब आप बताइए। वो वापस आ रहा था, फिर जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, टीचर लग रही थी। इसमें जो चौधरी शुगर मिल है ना, ये इनके लिए एक सोने की कान थी, सोने की चिड़िया थी। अच्छा। मरियम वैसे तो 1995 से इसकी शेयर होल्डर थी, लेकिन 2008 से 2017 तक नैब ने चेक किया कि जनाब इसके बाहर से जो पैसा इस मिल में इन्वेस्ट हुआ है वो बिलियंस ऑफ रुपये, अरबों रुपए हैं। और उसमें जिस तरह से खैर साहब ने नाम लिए कि UAE, UK और सऊदी अरब, यहाँ से 3-4 बड़े बड़े लोगों ने इसमें बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की। आज जो मरियम को बुलाया गया तो मेरी नैब वालों से बात हुई कि जनाब क्या निकला क्या उसमें से। उन्होंने कहा जी कि मरियम के 100 में से 0 नंबर है, 100 में से 0 नंबर है। वो इस तरह से कि अगर उनसे 10 सवाल पूछे गए तो उन्होंने किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया, किसी एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने हर एक सवाल का वही जवाब दिया कि मुझे तो नहीं पता। नहीं जवाब दिया डॉक्टर साहब, आप गोल ना करें, जवाब उन्होंने दिया है, बड़ा जबरदस्त। नैब वाले चकरा गए। एक तो उन्होंने कहा जी मुझे कॉफी पिलाई जाए, कॉफी की फरमाइश की उन्होंने। अच्छा, नैब की वैसे कॉफी बड़ी टेस्टी है। मेरा ख्याल है कि इनको हमजा ने और शिवाशी साहब ने बताया होगा। अच्छा, बड़ी क्रीमी थी, मजेदार कॉफी। अच्छा, दूसरा जो सवाल का जवाब दिया ना, जो नैब की टीम चकरा के सर पकड़ के बैठ गई, उनका ये सारी चीजों का पता मेरे मरहूम दादा और मेरे चचा अब्बास शरीफ को है। अच्छा, इसका जो भांडा फोड़ा है ना उस्मा साहब, मरियम का नाम जो सामने आया, इसका जो भांडा फोड़ा है ना, वो फोड़ा है यूसुफ अब्बास ने। लेकिन नैब को चौधरी शुगर मिल के वाले से ये तो था कि इसमें बाहर से बेतहाशा पैसा आया है, वो इसको प्रूव कर रहे थे कि ये पैसा किस चक्कर में आया है। और इसके डायरेक्टर्स में मरियम भी थी, यूसुफ भी था। जब यूसुफ को उठाया गया आज से 1 हफ्ता पहले और उसको बुलाया गया और उसको थोड़ा सा दबका मारा गया क्योंकि वो सियासत में नहीं है, बच्चा डर गया, तो उसने इनाम बता दिया कि इसमें तो बाजी की इन्वेस्टमेंट तो सबसे ज्यादा है और बाजी के पास तो बाहर से टीटियां आती रही हैं। अब चौधरी शुगर मिल में पैसा कहाँ से आता रहा है। ये जो 4 बंदे थे ये शेयर होल्डर दिखाए गए और बाहर से इनसे बेतहाशा इन्वेस्टमेंट जो आई, वो असल में यहाँ से जो पैसा कमाया गया, जो रिश्वत का पैसा इकट्ठा किया गया, वो सारा पैसा वाइट कर लिया गया और ये जस्टिफाई किया गया था, ये देखिए ये पैसा तो हमें बाहर से आया इन शेयर होल्डर्स के जरिए से। उसके बाद ये भी रिकॉर्ड पर है कि जनाब चौधरी शुगर मिल की जो चीनी है वो अफगानिस्तान में भी जाती रही, बरतानिया में भी जाती रही और गल्फ में भी जाती रही। यकीन जाने कि उस वक्त जब ये, अच्छा इस पे नैब ने भी इस पे भी प्रूव करना शुरू कर दिया कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में चीनी की कीमत सबसे ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, और सारी दुनिया में चीनी की कीमत इतनी नहीं थी जितनी पाकिस्तान में थी। उस दौर में कोई पागल ही पाकिस्तान से चीनी खरीदेगा, मगर बरतानिया आपसे चीनी खरीद रहा है, UAE आपसे चीनी खरीद रहा है और अफगानिस्तान आपसे चीनी खरीद रहा है। तो बाद में पता चला चीनी कोई नहीं गई, स्टॉक यहीं पर मौजूद थे, बाहर से टिटियां मंगवाई गई। ये रमजान शुगर मिल जिस तरह रमजान और पैसा वाइट किया गया।
अब मरियम जिस तरह से नवाज शरीफ कह रहे हैं ना, अच्छा, जिस तरह से नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जनाब जब उनसे पूछा गया पाकपतन राजी को, उन्होंने कहा जी मुझे तो याद ही कुछ नहीं है। यकीन जाने के आज मरियम ने डिट्टो यही जवाब दिया है, मुझे जनाब मुझे तो पता ही नहीं है। नैब ने कहा बीबी तुम्हारे अकाउंट में अरबों रुपया पिछले 10 साल में आ गया और तुम कह रहे हो को मुझे किस चीज का पता ही नहीं है। उसने कहा जी मुझे किसी चीज का कुछ नहीं पता कि अरबों रुपया किधर से आ रहा है, अरबों रुपया कहां से आ रहा है। अच्छा, अकाउंटों में पैसा डबल ट्रिपल होता जा रहा है, अरबों रुपया इकट्ठा होता जा रहा है और बीबी मोहतरमा कह रही है जी मुझे तो पता नहीं है पैसा कहां से आ रहा है। ये सब इनको इसहाक डार उसामा साहब ये हमारे साथ क्यों नहीं होता, ये आपके साथ क्यों नहीं होता कि आपको पता ही ना चले और आपके अकाउंट में अरबों रुपया इकट्ठा हो जाए। चौधरी शुगर मिल में 739 मिलियन मुंतकिल हो जाए और आप कह रही हमें पता ही नहीं। फिर उसमें एक और मरियम के अकाउंट में चौधरी शुगर मिल नहीं, मरियम के अपने अकाउंट में अरबों रुपया आया है। अच्छा, फिर इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो आसिफ जरदारी अनवर मजीद के फेक मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट के अंदर जो दुबई का एक शहरी जो अरबों रुपए का जिसने वो पैसा भिजवा रहा था या उसका ट्रेल में नाम आया है, इस रैकेट के अंदर भी उसी शहरी का नाम आया है जो यूएई का शहरी है। उसी ने चौधरी शुगर मिल को जो शेयर मुंतकिल की है, यहाँ पे भी वही आ रहा है। यूएई के सईद अब्दुल ताहा है सर। अच्छा, यूएई के जो पैसे भिजवाते रहे हैं इनको, जो ये सारा खेल होता है। लेकिन चूंकि वक्त कम रह गया तो मैं ये कह दूं कि फिर आप एतराज़ करते हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब पर, उनकी भी शुगर मिले हैं, कभी उनका तो इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया बाबर डोगर साहब। फिर आप कहते हैं कि जनाब वो क्यों इस तरह से करते हैं। मतलब मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा था, जहांगीर तरीन साहब की एक रिसेंटली ये जो परसों वहाँ पर गए थे लोधरा में, तो उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया, जब हम मरियम साहिबा यहाँ पर जब PMLN की गवर्नमेंट की वो लाहौर आती थी, कमिश्नर लाहौर की या वो DCO लाहौर की जो मीटिंग अटेंड करती थी, तो हम बड़ा शोर किया करते थे कि जनाब वो सदा याफ्ता है। अब एक बंदा जो करप्शन पर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया, वो सर्टिफाइड करप्ट है, उसके बाद उसने अपील की, उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। आप अंदाजा लगा लें, वो लोधरा आता है, डिप्टी कमिश्नर उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, किस तरह से वो स्कूलों के प्रोजेक्ट को देख रहा है, किस तरह वो सारे ऑफिस के दफातर को मायना कर रहा है, जिस तरह से वो वज़ीर आला पंजाब है, जिस तरह से शायद वो गवर्नर पंजाब है, या वो कोई ऐसा ओहदेदार है जिसको सारी जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने हाथ बांध कर खड़ी हुई है। खान साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान को करप्शन से पाक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो करप्ट लोग हैं उनके कमरों से AC निकलवाना है, उनके कमरों से टेलीविजन निकलवाने हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफाइड करप्ट जो है उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोटोकॉल दे रही है। मैं तो ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये एक पाकिस्तान है या ये गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान डिफरेंट है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर जो चहीता है वो जो मर्जी करता फिरे, जिस तरह मर्जी करप्शन करे, उसको सरकारी प्रोटोकॉल दिए जाएंगे। एक तरह सरकारी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ देखिए कि जनाब किस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। और DGPR इसकी प्रेस रिलीज और फुटेज जारी कर रहा है, यानी कि डर ही किसी का नहीं है। बिल्कुल वो चोरी और सीना जोरी वाली बात है। वो देख रहे हैं इंतजाम। सर 30 सेकंड्स रह गए हैं। असद खरल साहब, ये जो अब खबर भी चल रही है आज हम डिस्कस करें, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया जनाब, 117 रुपये 83 पैसे का पेट्रोल हो गया, 5 रुपये उसमें इजाफा हो गया, इस तरह डीजल की कीमत में भी इजाफा हो गया। तो खरल साहब क्या करेगा गरीब आदमी, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए गरीब आदमी अब किधर जाए, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, किराया में इजाफा, रोटी महंगी, कपड़े महंगे, खाने पीने की शिया महंगी। अब वो किधर जाए, किससे बात करे। और जो अभी जहांगीर तरीन की बात की कि इनकी शुगर मिले हैं, देखें इन्होंने भी खान सामों के नाम पर उनको डायरेक्टर बना के वहाँ पे की किस तरीके से वारदातें, इनके भी माशाल्लाह बड़े लंबे के लिए। तो फिर अब यही है, वो जो पनागाहें हैं वही बढ़ानी पड़ेंगी और हर मोहल्ले में आपको पनागाह बनानी पड़ेगी, ताकि गरीब बिल कहाँ से देगा, ये बिजली, पेट्रोल, गैस, खुराक, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।